हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। इसमें करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन नंबर 126 से लेके 150 तक। ठीक है। तो अगर देखो आपके अगर एक भी क्वेश्चन में अगर हेल्प होती है इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एन ओपन सर्किट टेस्ट इज परफॉर्म एट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर। ठीक है। यूजिंग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स एंड कीपिंग वी बाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट। हमने वी बाई एफ रेशियो को कॉन्स्टेंट रखा है टू सेपरेट इट्स एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस। The variation of core loss divided by frequency as a function of frequency is shown in the figure। हमें एक फिगर दिया है, ठीक है, किसके बीच में? फ्रीक्वेंसी और कोर लॉस डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है। द हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर एट 25 हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली आर। हमें लॉसेस बताने हैं 25 हर्ट्ज पे। तो देखो पहली चीज़ तो इस क्वेश्चन में इसने मेंशन कर दी कि आपका जो वी बाई एफ है, ठीक है, ये आपका क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है। वी बाई एफ आपका कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके जब जो लॉसेस है, यानी जो हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस है, ठीक है, वो किस रिलेशन में होंगे? देखो एडी करंट तो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, और जो हिस्टेरेसिस लॉस है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के। ठीक है। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को आप हटाते हो तो यहाँ पे तो आप लिखते हो ए एफ स्क्वायर। ठीक है। और जब हिस्टेरेसिस में इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हो तब आप इसको लिखते हो बी एफ। ठीक है। तब बेसिक आपको पता होगा। तो देखो जो टोटल आयरन लॉस होंगे या फिर जो टोटल कोल लॉस होंगे पीसी, वो क्या होंगे? एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है। अब देखो यहाँ से जो एडी करंट लॉस है ये कितने? ए एफ स्क्वायर प्लस हिस्टेरेसिस लॉस के आपके बी एफ। ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं एफ को कॉमन लेता हूँ देन इस कॉपर लॉस के कोल लॉस के नीचे भेजता हूँ। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली ए एफ प्लस बी। ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ तक आपका क्लियर है? अब देखो हमें है ना क्या किया, ये कर्व दिया है। ठीक है। ये रिलेशन है किसके बीच में? कॉपर लॉस डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है। तो देखो आपने है ना इक्वेशन पढ़ी होगी एक, ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है। ये इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, किसकी होती है? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है। जिसमें कांस्टेंट आपका एक सी होता है। देखो इसका जब आप फिगर बनाते हो, ठीक है, एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट्स में, तो देखो ये आपकी होती है वाई एक्सिस, ये आपकी होती है एक्स एक्सिस। ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप में ये बनता है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। ठीक है। जिसमें ये आपकी जो वैल्यू होती है ये आपकी होती है सी। ठीक है। और ये जो आपका है ये स्लोप, ये आपका होता है एम। ठीक है। इस एम की वैल्यू हम निकालते हैं एम इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है। देन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है। या तो आप सिंपल ऐसे निकाल सकते हो या फिर आप क्या करते हो, यहाँ से एक आपने एक डॉटेड लाइन की, ठीक है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो। देन यहाँ पे ये थीटा, ठीक है, और ऐसे भी निकाल सकते हो एम इक्वल्स टू टेन थीटा। क्लियर है? ये दोनों तरीके हैं। एक और तरीका होता है इस क्वेश्चन में हम करेंगे। ठीक है। मैं सारे तरीके से आपको करके बताऊंगा। ये चीज़ क्लियर है? अब देखो आप ये वाली इक्वेशन, ठीक है, एंड आपको जो इक्वेशन मिली, ठीक है, ये वाली, इन दोनों को जब कंपेयर करते हो तब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या डेटा मिल जाता है। यहाँ से देखो y की वैल्यू तो क्या हो गई? y इक्वल्स टू पी सी बाय एफ, यानी y एक्सिस पे ये आएगा। तो ये आप देख सकते हो ये आपकी y एक्सिस होती है, ये आपकी x एक्सिस होती है। इसमें देख लो क्या दिया है, पी सी बाय एफ। ठीक है। तो y एक्सिस पे तो यही है। ठीक है। देन यहाँ से देखो a की वैल्यू क्या आ गई? एम के इक्वल। ठीक है। देन आपका x एक्सिस पे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। और देख सकते हो इसने x एक्सिस पे क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी के इक्वल। ठीक है। तो यहाँ से एक बार तो सी का तो आप देखो डायरेक्ट बता सकते हो, ये कितना है आपका? 10 ही तो है। ठीक है। तो सी की वैल्यू तो क्या हो गई, या फिर बी की, ये हो गई 10। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए अभी? फिलहाल इसकी ए की वैल्यू चाहिए। ठीक है। बिकॉज बी जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। ठीक है। तो देखो यह कैसे निकालते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसमें आपके x2 y2। ठीक है। और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपके होते हैं x1 y1। क्लियर है चीज़? और हम यहाँ पे सिंबल निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं पहले इस जो मेरे को स्लोप दिया ना, इस स्लोप के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ। तो देखो x एक्सिस पे है मेरा 50 और y एक्सिस पे है 15। तो ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? देखो x एक्सिस पे है 0, y एक्सिस पे है 10। क्लियर है चीज़? अब देखो सिंपली आपका जो स्लोप है, स्लोप, ठीक है,
यानी कि m। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये आपका देखो y2 माइनस y1 यानी कि 15 माइनस, ये आपका हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 0। तो ये मेरे को मिला 5/50, यानी कि ये आपका मेरा हो गया 0.1। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, m क्या है आपका एक्चुअल में यही तो है, a की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई 0.1। क्लियर है। देखो एक तरीका तो ये था आपका निकालने का। ठीक है, ये आपका एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, देखो सिंपल आपको पता है कि जो स्लोप है यानी m, इसकी वैल्यू होती है tan थीटा, tan थीटा। ठीक है, तो देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपली लेट्स से ये एंगल है एक, ये वाला, ठीक है थीटा, तो ये तो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, देखो 10 से 15 जा रहा है यानी कि 5 हो गया, और बेस यानी कि ये वाला इतना, बेस आपको कितना दे दिया ये 50। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आएगा 5/50 यानी कि 0.1, यानी ए की वैल्यू इस केस में भी क्या आई 0.1। क्लियर है, दो तरीके से आपने ए की वैल्यू निकाल दी। अब देखो एक और तरीका है, वो भी समझ लो। यहाँ पे देखो, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ठीक है पर्टिकुलर ये वाला देखो, इसमें ये देखो क्या है, ये क्या है 15, इसकी वैल्यू ये PC/F की। ठीक है, तो हमें पता है कि आपका जो PC/F है ये इक्वल है AF। ठीक है, प्लस B की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या ही 10, तो यहाँ पे हम 10 रखते हैं। अब देखो PC/F इस केस में क्या है 15, यहाँ पे हमने रख दिया 15। ठीक है, इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें निकालनी है इनटू, अब ये जो वैल्यू ये 15, ठीक है ये 15 कितनी फ्रीक्वेंसी पे दी है 50 हर्ट्स पे, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू हो गई 50 प्लस 10। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा आपका 50A इक्वल्स टू 5, तो अगेन यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 0.1। देखो तीन तरीके से आपने ए की वैल्यू निकाली, तीनों तरीके से सेम वैल्यू मिली, तो जो तरीका आपको अच्छा लगता है, ठीक है उससे आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो आपके बी की वैल्यू तो आई है 10, ठीक है, एंड ए की वैल्यू आई है 10, सॉरी ए की वैल्यू आई है 0.1, बी की वैल्यू आई है 10। क्लियर है चीज़, हमें बोला है कि लॉसेस निकालिए, यानी कॉपर लॉस एट 25 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज। ठीक है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस इक्वल्स टू ए, ठीक है 25 हर्ट्ज का स्क्वायर प्लस बी 25 हर्ट्ज। क्लियर है चीज़, तो यहाँ से देखो सिंपली ए और बी की वैल्यू रखो। ठीक है, ए की वैल्यू है 0.1, ठीक है इंटू ये हो जाएगा 625, एंड बी की वैल्यू आपकी है 10 इंटू 25। तो यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा, ये तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 62.5। ठीक है, प्लस ये आपका आ जाएगा 250, तो यहाँ से ये आ गया आपका टोटल कोर लॉस या फिर आयरन लॉस। ठीक है, किन से बना होता है, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस से। अब आपका ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपका है पीई यानी एडी करंट, ये आपका है हिस्टैरिसीस, यानी इस क्वेश्चन में एडी करंट लॉस तो आपको मिला है 62.5। ठीक है, और आपका जो हिस्टैरिसीस लॉस है ये आपको मिल गया 250 वाट। क्लियर है चीज़, आपका आंसर क्या हो जाएगा सिंपली, ये आपका हो गया बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़। क्वेश्चन नंबर 127 मैंने को क्या दिया है कि आपको कोर लॉस दे दिया। ठीक है, इसने बोला कि आपके जो कोर लॉस है यानी पी आई ये है 1050 वाट। ठीक है, एट जब आपका वोल्टेज तो है 230 वोल्ट। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपकी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपको इसने दे दिया पहला केस, ये आपका है फर्स्ट केस। ठीक है, दूसरा इसने बोला कि आपके जो आयरन लॉस है ये आपके है 500 वाट, 500 वाट। ठीक है, ये हमें दिए इसने 138 वोल्ट। ठीक है, एंड 30 हर्ट्ज पर। क्लियर है, ये दो केस दे दिए। अब इसने बोल दिया कि आप क्या करिए, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस यानी पीई और पीएच निकालिए। ठीक है, एट 230 वोल्ट, 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज पे। क्लियर है, तो देखो हमें 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे आयरन लॉस तो दे दिए, और ये आयरन लॉस बने हुए हैं एडी करंट प्लस हिस्टैरिसीस से। अब हमें बताना है कि इस एडी करंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है एडी करंट लॉस की, और हिस्टैरिसीस लॉस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमें
और टोटल दे दिया। अब हमको इनको सेपरेट करना है, ठीक है, सेपरेट करके बताना है कि कितना होगा। तो देखो सिंपली क्या करेंगे, पहले फर्स्ट केस को देखो, फर्स्ट यही है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट से अगर आप इक्वेशन लिखते हो तो सिंपली इक्वेशन आपको पता है, ये होती है पी आई इक्वल्स टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में बताई थी। तो ये आपकी हो गई देखो 1050 इक्वल्स टू, ए हमें नहीं पता, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज प्लस बी 50, क्लियर है। तो ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। दूसरा केस यूज़ करते हैं। देखो दूसरे केस के लिए जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी आपकी 500 इक्वल्स टू ए, ठीक है, देन इसमें आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज यानी 30 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 30, ठीक है। ये मेरी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देख लो सिंपली क्या करेंगे, मैथमेटिक्स है यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रहा बिकॉज देखो आपकी उसके बाद वो वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है, आप सिंपली इनको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो ए की वैल्यू मिलेगी ये तो आपकी आएगी 0.2166, ठीक है, और जो बी है इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 10.17, ठीक है। अब देखो आपको पूछा है सेपरेट, पहले एडी करंट लॉस निकालते हैं। तो ये होता है आपका ए एफ स्क्वायर, तो ए की वैल्यू 0.2166 इंटू फ्रिक्वेंसी है 50 का स्क्वायर, ठीक है, 50 हर्ट्ज पे निकालनी है ना, देखो ये रही। तो ये आपको मिल जाएगा 500, तो ये आपको मिल जाएगा 541.5 वॉट, ठीक है। जब हिस्टैरिसीस लॉस निकालोगे तो सिंपली बी इंटू एफ, ठीक है, बी आपका है 10.17 इंटू फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 508.5 वॉट, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, क्लियर है चीज़। द ऑल डे एफिशिएंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी हाई विथ लो। तो देखो इसको समझो, आपकी जो ऑल डे एफिशिएंसी होती है, ठीक है, ऑल डे एफिशिएंसी, ठीक है। तो देखो जो ऑल डे एफिशिएंसी है इसका मतलब क्या हुआ, नाम से पता चला होगा ऑल डे, यानी कि जो आपका ट्रांसफार्मर है वो 24 आवर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, 24 आवर चल रहा है। और बात यहाँ पे हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, ठीक है, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो देखो ऑल डे एफिशिएंसी में आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या है, 24 आवर चल रहा है, ठीक है। तो अगर 24 आवर चल रहा है और सिंस ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो जो आपके लोड फ्लक्चुएशंस है, लोड फ्लक्चुएशन, ठीक है, ये आपके क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, जैसे आपका किसी आपका घर है, ठीक है, आपके एरिया में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, जिससे आपके सबके घर में सप्लाई आती है। अब आपके घरों में क्या होगा, जो लोड है, ठीक है, कभी कोई लाइट, कभी पंखा, कभी रेफ्रिजरेटर, ठीक है, वॉशिंग मशीन, तो किसी घर में ज़्यादा चालू है, किसी घर में कम है। तो ये जो लोड है ना ये कंटिन्यूसली वेरी होता रह रहा है, ठीक है, पूरे 24 घंटों में जो लोड है वो बहुत फ्लक्चुएट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। तो देखो लोड फ्लक्चुएशन कंटिन्यूसली होता है, अगर लोड फ्लक्चुएशन होगा तो आपका जो कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट रिलेशन में होता है लोड के साथ, यानी लोड ज़्यादा तो कॉपर लॉस ज़्यादा, लोड कम तो कॉपर लॉस कम, ठीक है। तो देखो जब जब आपका इन 24 घंटों में जब जब आपका लोड है वो ज़्यादा होगा तब आपके कॉपर लॉस ज़्यादा होंगे, जब जब लोड कम होगा तब आपके कॉपर लॉस कम होंगे। ये चीज़ क्लियर है आपकी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ऑल डे एफिशिएंसी है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड अपॉन, ठीक है, एक तो आपका अमाउंट ऑफ लोड, यानी आप कितना लोड है आपका, ठीक है, कितना लोड है उस पर डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ लोड, एंड ड्यूरेशन ऑफ लोड, यानी जिस पर्टिकुलर अमाउंट का लोड है, ठीक है, आपको पता तो चल गया कि इतना लोड है, अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो लोड कितने टाइम तक रहा, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें कॉपर लॉस देखेंगे, क्लियर है। तो इसलिए हमें जो ड्यूरेशन ऑफ लोड है वो चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑल डे एफिशिएंसी आपकी इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑल डे एफिशिएंसी सिर्फ कॉपर लॉस पे डिपेंड करती है, बिकॉज जो कॉपर लॉस की बात करेंगे तो वो तो लोड के साथ वेरी होता जा रहा है। हम ऐसा बोल दे कि सिर्फ कॉपर लॉस पे डिपेंड कर रहा है तो ये तो गलत हो गया ना, बिकॉज जब जब लोड हो जाता है तब आपका कॉपर लॉस भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम अगर बोलें, अगर 129 में देखें तो बेस्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में रहता है कि द अमाउंट ऑफ लोड इन द ड्यूरेशन ऑफ लोड, ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहता है। और देखो 128 में इसने बोला द ऑल डे एफिशिएंसी विल बी हाई, कब हाई होगी, जब आपके जो लॉसेस है वो कम होंगे,
ठीक है, चाहे वो कॉपर हो, आयरन हो, कि अगर लॉसेज कम है तो एफिशिएंसी ज़्यादा। और 2000 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज इन सर्किट continuously for 8 hours in a day. The load is 160 watt at 0.8 power factor. For 6 hours the load is 80 watt at unity power factor. For the period remaining out of 24 hours it runs on no load. If the full load copper loss is 3.02 kilowatt, the total copper loss in 24 hours are। ठीक है, तो देखो इसमें पहले आपको देखो फर्स्ट जब है ना, पहले रेटिंग देखो, रेटिंग दे दी इसने 2000 kVA, क्लियर इतना। देखो फिर इसने बोला कि जब आपका टाइम 8 घंटे, ठीक है, यानी पूरे दिन में 8 घंटे के लिए, तो क्या होता है कि आपका जो लोड है, ठीक है, जो लोड वो कितना आपका 160 किलोवाट। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली पी, ये आपका है 160 किलोवाट, क्लियर है। और इसने पावर फैक्टर क्या दिया है 0.8, 0.8, क्लियर। दूसरा इसने बोला कि आपका ये कितना है 6 आवर, ठीक है, तो जब आपका टाइम 6 आवर है तब आपका जो लोड है यानी पी ये है 80 किलोवाट, ठीक है, और जो पावर फैक्टर है वो है यूनिटी यानी कॉस फाई है 1। ठीक है, फिर इसने बोला कि जो रिमेनिंग टाइम बचा 24 आवर में से, उस टाइम ये नो लोड पे ऑपरेट हो रहा है। तो देखो टोटल आवर होते हैं 24, तो 8 + 6 कितने हो गए आपके, ये आपके हो गए 14। ठीक है, टोटल 24 आवर है, 24 आवर में से 14 माइनस कर दो। ठीक है, कितने बचे आपके 10 आवर। ठीक है, यानी 10 आवर तक, ठीक है, पूरे 24 आवर में से 10 आवर तक आपका जो ट्रांसफार्मर है ये नो लोड पे काम कर रहा है। ठीक है, नो लोड, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ये चीज़ हमें क्वेश्चन में बोली है। अब जरा देखो, इसने बोल दिया कि जो आपका कॉपर लॉस एट फुल लोड, ठीक है, इसने बोल दिया कितना है 3.02 किलो वाट। ठीक है, इसको अगर मैं वाट में लिखता हूँ तो क्या होगा 3020 वाट, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब हमें बोल दिया कि कॉपर लॉस निकालिए। ठीक है, कॉपर लॉस 24 आवर के लिए। ठीक है, तो देखो 24 आवर के लिए कैसे निकालेंगे, पहले हमें कॉपर लॉस पता होना चाहिए कि जब 8 घंटे के लिए चल रहा है तब आपका कॉपर लॉस क्या है, प्लस पता होना चाहिए कि कॉपर लॉस 6 घंटे के लिए चल रहा है तब आपका कॉपर लॉस क्या है। ठीक है, प्लस आपका कॉपर लॉस जो रिमेनिंग कितने 10 घंटे के लिए क्या है, या तो कोई डाउट नहीं। अब देखो ये वाला वैल्यू तो आपकी ज़ीरो हो जाएगी, क्यों, बिकॉज ये क्या है नो लोड पे, और नो लोड पे आपके सिर्फ आयरन लॉस होते हैं, कॉपर लॉस नहीं होते। क्लियर है चीज़। तो हमें फिलहाल क्या निकालना है, सिंपली कॉपर लॉस 8 आवर के लिए और कॉपर लॉस 6 आवर के लिए। ठीक है, फुल लोड कॉपर लॉस में दे रखा है। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, ये मैं ले लेता हूँ सेकंड। फर्स्ट का मतलब जब आपका टाइम है 8 आवर, ठीक है, और यहाँ पे जब आपका टाइम है 6 आवर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब देखो आपका सिंपली कॉस फाई की जब बात करते हो, ठीक है, कॉस फाई ये क्या होता है एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर। ठीक है इतना। अब देखो यहाँ से अपेरेंट पावर इस केस में क्या आएगी, एक्टिव पावर यानी कि जो लोड है आपका, इसने दे दिया 160, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस फाई कितना दिया इसने 0.8। यहाँ से अपने को अपेरेंट पावर क्या मिली, एस आपका आ जाएगा देखो 200 kVA। ये चीज़ आपकी क्लियर है। तो देखो आपको एस क्या मिला, जब टाइम 8 आवर के लिए आप ट्रांसफार्मर को चला रहे हो तब आपका जो अपेरेंट पावर है वो मिली 200 kVA। इसका मतलब क्या है समझो पहले। देखो इसकी रेटिंग दी है इसने 2000 kVA। ठीक है, इसका मतलब है कि जब आपका ट्रांसफार्मर फुल लोड पे ऑपरेट होगा तब आपकी जो रेटिंग मिलेगी, अपेरेंट पावर जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी 2000 kVA। बट यहाँ पे कितनी मिली 200 kVA। तो इसका मतलब पहले मैं पता करता हूँ कि मेरे को ये बेसिकली अभी कितने लोड पे ये काम कर रहा है। ठीक है, पहले मेरे को ये पता करना पड़ेगा, बिकॉज देखो ये अपेरेंट पावर मेरे को मिलेगी फुल लोड पे, क्लियर है, अभी मेरे को मिली 200। ठीक है, तो ये ऑब्वियस बात है 2000 से तो कम है, यानी कि ये मेरे को फुल लोड पे नहीं मिली। ठीक है, तो पहले मैं चेक करता हूँ कि कितने लोड पे मिली है। तो उसके लिए देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अपेरेंट पावर इक्वल्स टू एम इंटू एस रेटेड। ठीक है, एम यहाँ पे क्या होता है आपका लोड। देखो मेरे को एम निकालना है, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये मेरे को मिला 0.1। ठीक है, इसका मतलब क्या हो देखो समझो कि आप लिख भी सकते हो नोट लगा के। इसका मतलब है कि आपका ये जो
8 आवर पीरियड है, ठीक है, पूरे 24 आवर में से 8 आवर तक जब ट्रांसफार्मर चल रहा है तब सिंपली क्या कर रहा है, 10% ऑफ फुल लोड पे काम कर रहा है। 10% ऑफ फुल लोड, फुल लोड, ये चीज़ क्लियर है। यहाँ से देखो एम की वैल्यू निकली 0.1, परसेंटेज में लेंगे तो कितनी हुई, 10% हुई। यानी कि ये जो आपको मिली रेटिंग, ठीक है, अपेरेंट पावर 200 kVA, ये क्या है, 10% ऑफ फुल लोड पे मिली हमें। यहाँ तक चीज़ क्लियर है आपकी। अब यहाँ पे समझना, ठीक है। तो देखो आपको लोड तो पता चल गया, यानी ट्रांसफार्मर 8 घंटे के लिए 10% ऑफ फुल लोड पे काम कर रहा है। तो अब हम देखो पहले कॉपर लॉस निकालते हैं, ठीक है। यानी कॉपर लॉस एट 10%, 10% ऑफ फुल लोड, ठीक है, जो भी आपका फुल लोड है उसके 10% के लिए कॉपर लॉस निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है, ठीक है, पीसी, ठीक है, एट एनी लोड इक्वल्स टू एम स्क्वायर डॉट पी सी यू फुल लोड। तो ये आपका देखो एम स्क्वायर यानी एम आपका लोड, ठीक है, इसका स्क्वायर इनटू आपका पी सी यू एफ एल, यानी जो भी फुल लोड पे है। क्लियर है चीज़। तो यहाँ से मेरे को ये मिल जाएगा आपका फुल लोड कितना है आपका 3020, ठीक है। तो सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 30.2 वॉट। तो यहाँ तक तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि हमने कॉपर लॉस निकाला जब आपका लोड क्या है 10% पे काम कर रहा है, ठीक है, ये वाला। ये आपका क्लियर होगा यहाँ तक। अब यहाँ पे समझो टाइम कितना है, 8 आवर, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 8 घंटे से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे को मिलेगा 30 × 2 × 8 आवर, ठीक है, बिकॉज 8 घंटे तक चल रहा है। ये मेरे को मिल जाएगा यहाँ से 241.6। अब देखो ये क्या था, वॉट, ठीक है, फिर क्या किया मैंने, आवर से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट क्या हो गई, वॉट आवर, ठीक है। ये कब मिला मेरे को, ये मेरे को मिला है कॉपर लॉस, ठीक है, 8 घंटे के लिए। ये चीज़ क्लियर है। अब ऐसे कैसे मेरे को इसके लिए भी करना है, तो देखो पहले कॉस फाई निकालूंगा तो ये हो जाएगा P/S, ठीक है। तो यहाँ से मेरी एस वैल्यू आएगी, देखो पी इस केस में 80, यूनिटी पावर फैक्टर यानी 1, तो अपेरेंट पावर मेरे को कितनी मिली 80 kVA। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मेरे को लोड निकालना है, देयरफॉर एस आपका क्या होता है, एम इंटू एस रेटेड। तो इस केस में आपका जो लोड है एम, ये आपका आ जाएगा देखो 80 डिवाइडेड बाय 2000, ठीक है, एक सेकेंड, 2000। क्लियर है। तो ये आपको कितना मिल जाएगा, सिंपली 0.04, ठीक है। तो ये तो और भी कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या है, सिंपल 4%, ठीक है। यानी कि आपका जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटिंग एट 4% ऑफ फुल लोड, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, ट्रांसफार्मर फुल ऑपरेट हो रहा है 4% ऑफ फुल लोड पे, ठीक है, अपने फुल लोड पे ऑपरेट नहीं हो रहा। क्लियर है चीज़। ऑलरेडी मैं यहाँ पे भी समझा चुका था 10% में। तो यहाँ पे अगर मैं कॉपर लॉस निकालता हूँ, यानी कॉपर लॉस 4% ऑफ फुल लोड के लिए, तो सिंपली क्या हो जाएगा, जो भी आपकी लोड की वैल्यू है उसका स्क्वायर, ठीक है, इनटू जो भी आपका PCU/FL है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 4.836 वॉट। ये चीज़ आपकी क्लियर है। अब देखो मेरे को निकालना है 6 आवर के लिए, ठीक है। तो फॉर 6 आवर सिंपली क्या करूँगा, जो भी मेरे को लॉस मिला उससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 36 × 6, ठीक है। ये मेरे को मिल जाएगा 29.016 वॉट आवर, ठीक है। अब टोटल अगर मेरे जो लॉसेस होंगे, ठीक है, टोटल कॉपर लॉस यानी कि कॉपर लॉस 24 आवर। क्लियर है। तो ये मेरे हो गए देखो 241, पहले मेरे को मिला 241.6, ठीक है, दूसरा मेरे को मिला 29.016। ऐड कर दो इन दोनों को, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे 270.616 और यूनिट क्या होगी, वॉट आवर। तो ये आपके होंगे टोटल कॉपर लॉस, ठीक है। तो आपका आंसर ही आएगा 270.616 वॉट आवर। क्लियर है, ये आपका हो गया आंसर। फिलहाल इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज इनकी यूनिट भी देख सकते हो आपकी क्या है, किलो वॉट है, ठीक है, बट वॉट क्या आएगी यूनिट, वॉट आवर, बिकॉज इसने 24 आवर के लिए पूछा था। क्लियर है चीज़। तो का क्वेश्चन नंबर 131, व्हेन ए ट्रांसफार्मर इज एनर्जाइज द ट्रांजिएंट करंट ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू साइकिल इज। क्या टॉपिक है देखो आपका, ट्रांजिएंट, ठीक है,
यानी आपका जो ये ट्रांजिएंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। ठीक है, तो देखो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये आपका ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हो आप ऐसे। ठीक है, देन इसमें क्या करते हो, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग करते हो। तो ये तो आपकी हो गई प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, देन ये आपकी होगी यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आपकी है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब हम जो ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहे हैं वो नो लोड पे कर रहे हैं। ठीक है, नो लोड पे आपका जो सेकेंडरी करंट है वो तो हो गया 0 एम्पियर। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका एक स्विच है, देन ये आपकी सप्लाई, यानी कि वी आपकी यहाँ पे सप्लाई। ठीक है, इस वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको हम लिख लेते हैं ई। ठीक है, और ये स्विच है, इसको हम क्लोज कर रहे हैं एट टी इक्वल्स टू 0 पे। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखो आपकी जो सप्लाई है वी टी, ठीक है, ये है साइनोसोडल सप्लाई, यानी कि वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम अगर आइडियल ट्रांसफार्मर को, ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हम कंसिडर करके चलते कि ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, तो देखो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कोई भी लॉसेस नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे तो जो आपका इनपुट सप्लाई है वो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जो है उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वी टी इक्वल्स टू जो भी आपका ईएमएफ इंड्यूस है ई टी। ठीक है, ये आपके इक्वल होगा वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ तक आपका क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो आपका ई टी है, ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई वी एम साइन ओमेगा टी। अब मुझे इक्वेशन निकालनी है कि इस ट्रांजिएंट स्टेट में, ठीक है, मेरा जो फ्लक्स फ्लो होगा, ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये मेरे को निकालनी है। तो ईजी है, देखो वो भी, ई को क्या लिखते हैं हम, सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स इंटू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से देखो अगर मेरे को फ्लक्स निकालना है तो डी फाई इक्वल्स टू वी एम डिवाइडेड बाई एन इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, इंटू डी टी। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। देखो जैसे इंटीग्रेशन करूँगा, यहाँ से मेरे को देखो फाई टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फाई टू इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे देखो माइनस का वी एम एन ओमेगा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी प्लस एक कांस्टेंट और आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी सी आपका हो गया कांस्टेंट। तो ये तो मेरी हो गई फ्लक्स की इक्वेशन। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेगेटिव किस लिए आया, बिकॉज साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस ओमेगा टी होता है। ठीक है, ये तो ये मेरी हो गई फ्लक्स की इक्वेशन जो इसमें फ्लो होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस स्विच को क्लोज करता हूँ। ठीक है, स्विच को क्लोज करते हैं एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 पे। ठीक है, अब जस्ट आपने स्विच को क्लोज किया है, ठीक है, उस टाइम आपका जो फ्लक्स होगा यानी फाई टी वो होगा 0। तो देखो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0 इक्वल्स टू माइनस का वी एम, आपका हो गया एन डब्ल्यू यानी ओमेगा इंटू कॉस 0 प्लस सी। क्लियर है। तो यहाँ से देखो आपकी जो सी की वैल्यू है ये आपको मिल गई वी एम अपॉन एन ओमेगा। क्लियर है। अब हम इस वैल्यू को इस फाई टी में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके फाई टी आया यानी कि फ्लक्स की इक्वेशन, ठीक है, ये क्या आ गई आपकी, ये देखो आपके वी एम अपॉन एन ओमेगा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर है, ये हमें मिल गई इक्वेशन। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखो ये जो वी एम अपॉन एन ओमेगा है इसको हम लिख सकते हैं फाई एम। ये आपका हो जाएगा फाई एम 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर है। बट यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी है कि आपकी जो फ्लक्स की इक्वेशन निकली ना, ये आपकी निकली है जब आप स्विच को क्लोज कर रहे हैं, स्विच क्लोज एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 0। ये चीज़ क्लियर है। जब ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे आप स्विच को क्लोज करते हो तब आपकी जो फ्लक्स की इक्वेशन है वो ये आती है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे, देखो एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस फ्लक्स में ओमेगा टी इक्वल टू 0 रखोगे तो कॉस फाई तो क्या हो जाएगा आपका 1, यानी ये कॉस जो ओमेगा टी है यानी कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 आपका हो गया 1। तो यहाँ से आपको जो फ्लक्स आया फाई टी ये आपको मिल गया 0। क्लियर है इतना। ठीक है, अब तक दूसरा देखते हैं एट ओमेगा टी
इक्वल टू, हमने पहले 0 पे देखा, अब चलो पाई बाय 2 पे देखते हैं। देखो जब पाई बाय 2 पे देखोगे तो कॉस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो फाई टी आपका आया पाई एम के इक्वल। क्लियर है इतनी। अब देखो एक और देख लेते हैं हम, एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई पे देखते हैं। तो देखो कॉस पाई क्या होता है, -k1। कॉस पाई आपका होता है -k1। अब देखो यहाँ पे जब आप -k1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपको जो फ्लक्स मिला पाई टी, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई एम। यहाँ तक चीज़ क्लियर है आपकी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फ्लक्स 2 गुना मिल रहा है मैक्सिमम फ्लक्स के, ठीक है। तो ये जो मिला ना आपको, ये आपका क्या है, अनडिज़ायरेबल है, ये हमें नहीं चाहिए। बिकॉज ये आपका फ्लक्स कितना हो गया, इतना ज़्यादा फ्लक्स हो गया, मैक्सिमम फ्लक्स का 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका करंट भी बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो ये क्या, एक तो अनडिज़ायरेबल है, ठीक है, और ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं डबलिंग इफेक्ट। डबलिंग डबलिंग इफेक्ट, ठीक है। इस डबलिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ठीक है, देखो इस डबलिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है आपका, ठीक है, एक इनरश करंट, इसको लिखते हैं वेरी लार्ज द इंसुलेशन, ठीक है। जो आपका इंसुलेशन है उसको ये इतना हाई करंट डैमेज कर सकता है। क्लियर। और इतना हाई करंट किस वजह से होता है, इस डबलिंग इफेक्ट की वजह से। डबलिंग इफेक्ट मतलब आपका जो फ्लक्स है वो सीधा डबल हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो है उसका डबल। क्लियर है। तो ये आपका होता है डबलिंग इफेक्ट। अब इस डबलिंग इफेक्ट की वजह से ये इनरश करंट फॉर होता है, तो आप ट्रांजिएंट करंट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ट्रांजिएंट करंट, इनरश करंट, सर्ज करंट, नो लोड करंट, ठीक है, ये सब एक ही है। अब यहाँ पे समझो ये जो वैल्यूज आपने निकाली, ठीक है, 1 2 3, क्लियर है। अब इनको देखो, मैं आपको एक बढ़िया जो आपकी वेव फॉर्म होती है उससे समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये मेरी वेव फॉर्म मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, लेट्स से ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी रिप्रेजेंट करती है पाई एम को, ठीक है। और ये जो मेरी डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करिए मेरे 2 टाइम्स ऑफ पाई एम। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैं पहले क्या करता हूँ, जो आपकी सप्लाई है, साइनसोइडल सप्लाई है ना, वोल्टेज, वो मैं बनाता हूँ। देखो वो तो आपकी ये हो जाएगी साइनसोइडल सप्लाई, ठीक है। ये मेरे किसकी बनाई मैंने, वी टी की, ठीक है, वी टी की। अब इसमें ये तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे ये ओमेगा टी होता है, ठीक है, ये 0 है। ये आपका पॉइंट होगा पाई बाय 2 का, पाई बाय 2। ये आपका होगा पाई, ये आपका होगा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, एंड ये आपका हो जाएगा 2 पाई। क्लियर है इतना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, आपका जो फ्लक्स हमने निकाली वैल्यू, ठीक है, उसका बनाता हूँ। देखो फ्लक्स क्या है, जब ओमेगा टी 0 है तो फ्लक्स 0, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, फ्लक्स 0। दूसरा बोला, जब ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाय 2 है तो फ्लक्स की वैल्यू 5 है, 5 यानी ये वाला पॉइंट, ओमेगा पाई बाय 2 पे ही तो है। ये लो, ये मेरी वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर क्या है, पाई पे है मेरे 2 टाइम्स, ये रहा पाई मेरा, तो 2 टाइम्स कहाँ पे होगा, राउंड यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मैच करवा देते हैं। देन अगेन फिर नेगेटिव में जाएगी वैल्यू, ठीक है, यानी कि कुछ इस टाइप की बनेगी, ठीक है। एक बेसिकली एक पूरा वेव बन रही है, ठीक है। एक सेकंड इसको सही से बनाता हूँ थोड़ा मैं, ये कुछ इस टाइप की बनेगी, ठीक है। अब ये जो लाइन बनाई मैंने, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, आपके पाई टी को। पाई टी को कब, जब आपने स्विच को ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 पे क्लोज किया है, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे देखो ये फ्लक्स इतना ज़्यादा हो गया, अब इसकी वजह से आपका जो करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज फ्लक्स डबल हो गया न। तो इस डबल फ्लक्स होने की वजह से आपका जो करंट होता है उसकी अमाउंट वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये आपका होगा करंट की वेव फॉर्म, ठीक है। तो ये आपकी जो दिख रही है, ठीक है, ये क्या है, करंट है। तो ये वैसे ही आगे आप चलता रहता है, ठीक है। ये सिंपल हमने क्या, एक साइकिल के लिए बनाया है, सप्लाई की एक साइकिल के लिए, ठीक है। ये जो है आपकी, ये आपकी किसको रिप्रेजेंट करती है, इनरश करंट बोलो, या फिर ट्रांजिएंट करंट बोलो, या फिर सर्ज करंट बोलो। ये चीज़ क्लियर है। तो ये जो करंट है ना, इस करंट की जो वैल्यू है ये आपकी होती है 10 to 15 टाइम्स, ठीक है, 10 to 15 टाइम्स ऑफ जो भी आपकी रेटेड करंट या फिर फुल लोड करंट है, ठीक है। 10 to 15 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट और फुल लोड करंट, किसकी वजह से, डबलिंग इफेक्ट की वजह से। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा था
कि फर्स्ट फ्यू साइकिल में आपका करंट क्या रहता है, बहुत हाई रहता है, देखो मच हायर देन फुल लोड करंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए तो आपका आंसर हो गया डी। अब देखो अगर इस वेव फॉर्म को मैं और सही से बनाऊं, ठीक है, तो देखो ये जब करंट की वेव फॉर्म बनाते हैं तो कुछ इस टाइप में बनती है करंट की, देखो ये आपकी करंट, ठीक है, यानी यहाँ पे तो ये आपका ओमेगा टी, ठीक है, ये करंट की वेव फॉर्म बना रहे हैं। तो देखो ये जो ट्रांजिएंट करंट होता है कुछ इस टाइप में रहता है। ठीक है, ये जो ट्रांजिएंट का जो मैग्नीट्यूड है ये कंटिन्यूसली धीरे धीरे कम होता है, ठीक है, टाइम के साथ। देखो ये ऐसे धीरे धीरे कम होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, वहाँ से एकदम ये कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो एकदम कम हुआ ना, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे देखो, जैसे यहाँ पे ये एकदम ट्रांजिएंट करंट जो है, इनरश करंट, वो कम हो गया। ठीक है, इस पॉइंट के बाद क्या होगा कि आपका सिंपल नो लोड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका नेचर प्योर साइनोसॉइडल होगा। तो ये जो इतनी स्टेट है, ठीक है, ये जो इतना पार्ट है ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिएंट वाला पार्ट हो गया, ट्रांजिएंट। ठीक है, जिसमें आपकी इनरश करंट फ्लो होती है। तो हम अब ऐसा क्या कर सकते हैं, इस इनरश करंट को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे ये करंट है ना कम से कम पॉसिबल हो, ठीक है, यानी जल्दी से जल्दी ये हट जाए। ठीक है, ये टाइम के बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हमें रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो देखो जो आपके फ्लक्स की क्वेश्चन आई थी फाई टी, ये आपकी आई थी देखो माइनस का Vm n ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस टी। ठीक है, ये आपकी सबसे पहले फ्लक्स की इक्वेशन आई थी। उसके बाद हमने क्या किया, जब स्विच को ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पे क्लोज कर रहे थे, उसके लिए हमने फ्लक्स की इक्वेशन निकाली। देख सकते हो आप, देखो ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये वाली जो इक्वेशन है ये तो हमने जब स्विच को ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पे ऑन किया, ठीक है, तब हमने ये इक्वेशन मिली थी, बट ओरिजिनल इक्वेशन तो फ्लक्स की ये वाली है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। देखो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब हम इस इक्वेशन की मदद से पता करेंगे कि हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं ट्रांजिएंट करंट को। तो देखो हम क्या करते हैं, अब स्विच को क्लोज करते हैं, स्विच क्लोज, ठीक है, एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई/2। हम पाई/2 पे स्विच को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो देखो जब पाई/2 पे क्लोज करेंगे, देखो आपका ओमेगा टी तो इसमें क्या होगा, जीरो। ठीक है, बिकॉज पाई/2 पे हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, बट उससे पहले तो आपका जो फ्लक्स है वो ज़ीरो ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब ज़ीरो रखेंगे, देखो सी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो ये हो गया आपका माइनस का Vm डिवाइडेड बाय एन ओमेगा इंटू कॉस पाई/2 प्लस सी। तो यहाँ से आपकी जो सी है इसकी वैल्यू तो आई ज़ीरो। ठीक है, तो हमें जो इक्वेशन मिली, ठीक है, फाई टी की, वो देखो इस केस में क्या मिल गई, ये हो गई आपकी माइनस का Vm डिवाइडेड बाय एन डब्ल्यू इंटू, ये आपका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इस पोर्शन को मैं फाई एम लिख सकता हूँ। तो फाई टी की जो इक्वेशन बनी ये बन गई माइनस का फाई एम, ठीक है, इंटू कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन क्लियर है। ये किसके लिए आपकी, जब आपने स्विच को क्लोज किया है एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई/2, तो ये इक्वेशन बनी आपकी एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई/2। लास्ट क्वेश्चन में हमने ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो पे निकाली थी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जैसे हमने उसमें चेक किया था ना कि ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पे, फिर पाई/2 पे, फिर पाई पे, तो वैसे देखो इसमें भी चेक करते। ठीक है, फर्स्ट चेक करते एट ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो पे। देखो जीरो पे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली देखो कॉस जीरो यानी कि वन, तो ये तो आपको मिल जाएगा माइनस का पाई एम। क्लियर है। दूसरा देखते हैं एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई/2। ठीक है, तो पाई/2 पे देखो क्या हो जाएगा, सिंपली ज़ीरो, तो ये हमें मिल गई ज़ीरो। क्लियर। अब देखो थर्ड देखते हैं एट ओमेगा टी इक्वल्स टू पाई। इस केस में देखो क्या मिल जाएगा, सिंपली पॉजिटिव का पाई एम। क्लियर है इतनी चीज़। अब देखो ये तो हमें सारा डेटा मिल गया। अब इससे हम क्या करते हैं, वेव फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बनाई थी। देखो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा हो गया पाई एम, और ये हमारा हो गया नेगेटिव का पाई एम।
नेगेटिव का फाई एम, यहाँ पे क्या है ओमेगा टी। क्लियर है। तो पहले देखो आपकी जो सप्लाई है उसकी वेव फॉर्म बनाते हैं। देखो ये आपकी सप्लाई, ठीक है, ये आपकी जो रिप्रेजेंट कर रही है ये वी टी को रिप्रेजेंट करती है, वी टी। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये पॉइंट आपका होता है पाई बाय टू, ये आपका होता है पाई, ये आपका होता है 3 पाई बाय 2, ठीक है, ये आपका होता है 2 पाई। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो पहला पॉइंट, जब ओमेगा टी ज़ीरो है तो फाई की वैल्यू क्या है नेगेटिव में, यानी कि ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो सेकंड देखो ओमेगा टू इक्वल टू पाई बाय टू, यानी कि ये वाला। तो पाई बाय टू पे क्या है सिंपली ओमेगा की वैल्यू क्या है ज़ीरो, तो ज़ीरो कहाँ पे होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो ओमेगा टी इक्वल टू पाई, तो पाई पे वैल्यू है फाई एम, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही चलेगा ये, ठीक है, ये ऐसे कुछ, ये ऐसे आपकी ये वेव फॉर्म चलेगी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट पे आओ, देखो इस पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आपका जो फ्लक्स है, ठीक है, फाई टी ज़ीरो है, ठीक है। ज़ीरो कब है, जब वोल्टेज आपका क्या है, यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज क्या है मैक्सिमम, वी मैक्सिमम, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या है आपका वोल्टेज मैक्सिमम, यानी कि देखो आपका अगर फ्लक्स ज़ीरो है, ठीक है, यानी कि आपका जो इनरश करंट है, इनरश करंट क्या हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। तो आप अगर इस स्विच को, ठीक है, बिकॉज देखो इससे पहले तो कुछ ना कुछ आपका फ्लक्स है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ आपका इनरश करंट होगा, बट देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका कुछ भी इनरश करंट नहीं है, ठीक है। तो अब आप अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्विच को ऑन करते हो तो आपका इनरश करंट कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट में आप कब ये इसको कब बोलोगे कि जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम है तब आप स्विच को ऑन करिए, तब आपका कोई भी इनरश करंट आपके सर्किट में या फिर ट्रांसफार्मर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कब करना चाहिए स्विच को ऑन, मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज पर। तो देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि मिनिमम इनरश करंट कब होगा कि स्विच को ऑन करें, ठीक है। तो कब करना चाहिए, जब आपका मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज हो। तो देख सकते हो जब आपका मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज है तब आपका फ्लक्स क्या है ज़ीरो, फ्लक्स ज़ीरो मतलब इनरश करंट ज़ीरो, क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा ए। क्लियर है चीज़। द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफार्मर कोर मटेरियल आर, कैसी होती है, आपका जो परमेबिलिटी होती है, ठीक है, म्यू क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए, और जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं कम होने चाहिए, यानी कि हिस्टैरिसीस लॉसेस कम। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा सी वाला, ठीक है। द साइज ऑफ अ ट्रांसफार्मर कोर डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, एक तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों, बिकॉज देखो आपका जो ट्रांसफार्मर है उसका जो कोर है, ठीक है, जो एरिया बेसिकली उस कोर का एरिया, वो एरिया किस पे बेस का है, ठीक है। बिकॉज देखो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो फ्लक्स डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपका एरिया डिसाइड होता है, ठीक है। इसका रिवर्स नहीं होता, आप पहले फ्रीक्वेंसी डिसाइड करोगे देन उसकी फ्लक्स डेंसिटी डिसाइड करोगे, ठीक है। उन दोनों के बेसिस पे आपका एरिया निकालने का ट्रांसफार्मर का। क्लियर है चीज़। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिज़ाइन, इसलिए करते हैं हम, अब आपको बताइए सिंपली, फ्लक्स डेंसिटी यानी बी एम, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल किससे होती है एरिया से इन्वर्स। तो अगर ज़्यादा होगी तो एरिया आपका क्या होगा कम होगा। क्लियर है चीज़। यानी क्या होता है सिंपली जो वेट होता है उसको ये रिड्यूस करता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, डिक्रीज इन द वेट पर के वी है। एन आयरन कोर ट्रांसफार्मर is working at a maximum flux density of 0.8 Weber per meter square. If the core is replaced by silicon steel core working at maximum flux density 1.2 Weber per meter square, if the total flux is to remain same, what is the reduction in volume expressed as a percentage of original volume? The frequency and voltage per turn are the same in both cases. तो देखो आपकी जो बी एम होती है यानी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, ये क्या होती है फ्लक्स, ठीक है। अगर मैक्सिमम है तो फ्लक्स भी होगा मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एरिया, यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इसने बोल दिया कि जो आपकी मैक्सिमम फ्लक्स है यानी टोटल फ्लक्स, ठीक है, क्या है सेम है, यानी कि फ्लक्स क्या है दोनों केस में कांस्टेंट है, ठीक है। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो जो आपका बी एम है ये क्या होगा इन्वर्स रिलेशन में होगा एरिया के साथ, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँ बी एम टू यानी सेकेंड केस के लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट केस के लिए,
तो ये क्या हो जाएगा सिंपली, फर्स्ट केस का एरिया डिवाइडेड बाय सेकंड केस का एरिया। ठीक है, अगर मेरे को सेकंड केस में जो एरिया वो निकालना है तो क्या करूँगा सिंपली, बी एम वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय बी एम टू इंटू ए वन। ठीक है, देखो मेरे को बी एम वन दे रखा है, ठीक है, कितना है 0.8 मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। और देखो सेकंड में भी दे रखी है 1.2 इंटू ए वन। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को सिंपली मिल गया ए टू इक्वल्स टू 0.667 ए वन। ठीक है, यानी सेकंड केस में जो एरिया होगा वो कितने टाइम्स होगा, 66.7% होगा पहले वाले के एरिया के कंपेयर में। ठीक है ये चीज़। अब देखो आपका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया, ठीक है, इनटू लेंथ। ठीक है, एरिया इनटू लेंथ। तो देखो लेंथ तो दे नहीं रखी, इसका मतलब हमें सेम कंसिडर करके चलना है। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो आपका वॉल्यूम है वो डायरेक्ट रिलेशन में होता है एरिया के साथ। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली हो सकता है ये रिलेशन, देखो वी टू बाई वी वन, ठीक है, इक्वल्स टू ए टू बाई ए वन। मेरे को निकालना है वॉल्यूम, ठीक है, वी टू बाई ए वन इंटू वी वन। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए टू बाई ए वन की वैल्यू क्या है, 0.667, यानी कि 0.667 वी वन। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं वी टू बाई वी वन निकालता हूँ तो कितना आएगा, देखो वी टू बाई वी वन आया आपका 0.667। क्लियर है, ये मेरा आ गया वॉल्यूम का रेशियो। अब मेरे को बोला है कितना रिडक्शन हुआ वॉल्यूम में। ठीक है, तो परसेंटेज रिडक्शन इन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम में कितना रिडक्शन हुआ, क्या हो जाएगा सिंपली, वी वन माइनस वी टू डिवाइडेड बाई वी वन इंटू 100। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस वी टू बाय वी वन इंटू 100। क्लियर है, तो देखो सारे वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये क्या 1 माइनस 0.667, ठीक है, इंटू 100। तो ये मेरे को मिल जाएगा देखो 33.3%। यानी वॉल्यूम कितना रिड्यूस हो गया, 33.3%। क्लियर है चीज़, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देख भी सकते हो यहाँ पे, देखो पहले फ्लक्स डेंसिटी थी 0.8, बाद में आपने कर दी 1.2। यानी कि देखो जब आपने फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज़ किया तो एरिया क्या हुआ, डिक्रीज़। अगर एरिया आपका डिक्रीज़ हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, और कितने परसेंटेज से डिक्रीज़ हुआ, 33.3% से। क्लियर है चीज़। फेरिट कोर आर एम्प्लॉयड इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर ड्यू टू देयर, यानी हाई फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें हम फेरिट कोर यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये पूछा है। ठीक है, देखो फेरिट कोर क्या है, एक तरह से एक मैग्नेटिक मटेरियल है। कि क्या ये एक मैग्नेटिक मटेरियल मटेरियल क्लियर है। अब देखो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, लो कंडक्टिविटी, लो कंडक्टिविटी। ठीक है, लो कंडक्टिविटी मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और इसकी जो परमेबिलिटी होती है म्यू, ये भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से इसमें जो आपके कोर लॉस होते हैं या फिर आयरन लॉस वो कम होते हैं। क्लियर है चीज़। तो क्या हो जाएगा इसका सिंपली, हाई परमेबिलिटी, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस का है देखो, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस इसमें कम होते हैं बिकॉज इसकी परमेबिलिटी हाई होती है। व्हाट इज अ कोर लॉस इन हाई फ्रीक्वेंसी फेरिट कोर ट्रांसफार्मर यूज इन एसएमपीएस पावर सप्लाई, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। तो देखो जो फेरिट कोर होता है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, और इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, लो कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, यानी जो सबसे कम होगी वही ऑप्शन होगा, यानी 1% ऑफ रेटेड पावर, यानी डी ऑप्शन। कोर ऑफ लार्ज पावर ट्रांसफार्मर आर मेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, किससे बना जाता है ये, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। क्लियर है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज देखो ये जो नॉन ग्रेन होते हैं, ठीक है, जो नॉन ग्रेन है इनको आप इजीली कर्व बना सकते हो इनसे। आपने देखा होगा इंडक्शन मोटर, ठीक है, जो भी मोटर है उसमें आपका शेप कैसा होता है, कर्व शेप होता है। ठीक है, तो जो कोल्ड रोल्ड नॉन ग्रेन ओरिएंटेड स्टील होते हैं इनसे आप इजीली कर्व बना सकते हो। ठीक है, बट जो ट्रांसफार्मर है उसमें जो शेप होता है वो लीनियर शेप होता है। तो लीनियर शेप के लिए क्या चाहिए होता है हमें, CRGO, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, ग्रेन ओरिएंटेड लेमिनेशन शीट स्टील। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टील। ठीक है, यानी जो लेमिनेशन किया इसका किया, स्टील का किया। ठीक है, तो इससे क्या होता है सिंपली आपका हिस्टेरेसिस लॉस रिड्यूस होता है।
इसने ये नहीं पूछा कि लेमिनेशन करने से क्या होता है, इसने पूछा है शीट स्टील। ठीक है, यानी जब आप लेमिनेट करते हो तो शीट स्टील यूज कर रहे हो। ठीक है, तो क्या रिड्यूस होगा इसकी वजह से? स्टेरेसिस लॉस। ठीक है, इसने बोला था कि लेमिनेशन क्यों करते हो, तो क्या होगा? एडी करंट लॉस। द परमिसिबल फ्लक्स डेंसिटी इन कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील कितनी होती है? 1.8 टेस्ला। ठीक है, टेस्ला मतलब ये होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। ठीक है, 1 टेस्ला होता है आपका 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? इफ़ द आयरन कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस बाय एयर कोर, अगर आप एयर कोर से रिप्लेस कर दो तो बी एच का मैंने आपको बताया था। ठीक है, एयर का बी एच का कैसा होता है? जो बेसिकली आपके ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, कुछ इस तरह ओरिजिन से पास होता है, तो आपके जो हिस्टेरिसिस लॉस से क्या होते हैं? जीरो होते हैं इसमें। बिकॉज देखो, आप जब बी एच कर्व पढ़ते हो, ठीक है, बी एच कर्व तो कुछ इस टाइप में पढ़ते हो ना। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, तो देखो ये जो एरिया इसने कवर किया ना पूरा इस लूप ने, ये जो एरिया, ये एरिया ही आपके हिस्टेरिसिस लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बट देखो ये ओरिजिन से पास हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन, तो इसमें कोई भी एरिया इसने कवर नहीं किया, तो हिस्टेरिसिस लॉस एयर के केस में क्या होता है? जीरो, बिकम्स जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव द म्यूचुअल कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट? कौन इंप्रूव करेगा? सिंपल बताया था मैंने आपको, अगर रिलक्टेंस कम होगा मैग्नेटिक पाथ का तो म्यूचुअल कपलिंग इंक्रीज हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टील लेमिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन स्टील में बी यूज एज द कोर मटेरियल। क्लियर है चीज़? देखो अगर ए वाले ऑप्शन में इसने ये बोला होता कि सिलिकॉन स्टील इज़ यूज फॉर द लेमिनेशन, तो हो जाता वो वाला ऑप्शन। ठीक है, इसने क्या बोला? सिर्फ कोर में भी लेमिनेटेड। अब इसका मतलब तो यही हुआ कि एडी करंट को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, लेमिनेटेड की बात हुई है, बट इसने वो बताया होता कि किस मटेरियल से लेमिनेट कर रहे हैं, तब वहाँ पे ऑप्शन आपका चेंज हो जाता। क्लियर है चीज़? वाई इज द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर बिल्ट अप ऑफ लेमिनेशन? किस लिए करते? एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए। व्हेन आर एडी करंट लॉसेज इन अ ट्रांसफार्मर रिड्यूस? कब रिड्यूस होते हैं? जब आपका लेमिनेशन क्या हो? थिन हो। कैसे? देखो, आपको जो एडी करंट का जो फॉर्मूला पढ़ते हो, ठीक है, ये सिंपली डिपेंड करता है, देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर के, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, और थिकनेस के स्क्वायर के। देखो थिकनेस जितनी पतली होगी उतना आपका लॉस कम होगा। क्लियर है? Laminated insulation coated with varnish is staple adoption in transformer assemblies in order to, किस लिए करते हैं हम इसको? मिनिमाइज द लॉसेस ड्यू टू एडी करंट। ठीक है, एडी करंट के थ्रू कारण जो लॉस होते हैं उनको हमें मिनिमाइज करना होता है, उसके लिए हम ये करते हैं। ठीक है, ये चीज़। एडी करंट लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस बाय द यूज ऑफ, कैसे रिड्यूस कर सकते हो एडी करंट को? या तो लेमिनेशन यूज़ करो या फिर फेरिट कोर यूज़ करो, बिकॉज फेरिट कोर की परमेबिलिटी हाई होती है। यानी 2 और 3 दोनों करेक्ट है, तो यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन आर कोटेड विथ एनिमल लेयर इन ऑर्डर टू, इसलिए करते हैं सिंपली उनके बीच में बेसिकली इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, वायर्स के बीच में, जिससे शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।